हाँ तो बच्चों, स्वागत है सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे हमारा अगला पार्ट, लोकतांत्रिक राजनीति का ही चौथा पार्ट, जिसमें एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न और एक एबेशदे का छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। पाठ है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पाठ है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। वही हमारा जो पिछला पार्ट था विविधताएं, उसी पार्ट से रिलेटेड पार्ट है। उसमें भी हमने विविधताएं देखी थी। ये भी विविधताओं के ही कारण मान सकते हैं या रूप मान सकते हैं। जाति के आधार पर भी समाज में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, धर्म के आधार पर भी विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। एक धर्म में भी विविधताएं होती हैं और लोग विविध धर्मों को भी अपनाते हैं, अनुयायी होते हैं। और लैंगिक मसले का मतलब है लिंग के आधार पर भेदभाव या विभाजन, जिसको हम आमतौर पर स्त्री पुरुष का भेदभाव कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे लैंगिक विभाजन। पहला बिंदु अपना होगा लैंगिक विभाजन। विभाजन या लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब है कि लिंग के आधार पर असमानताएं, लिंग के आधार पर आमतौर पर हमारी हर देश में, पूरी सृष्टि में स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी महिला पुरुष, नर और मादा के आधार पर असमानता पाई जाती है। ये असमानता प्राकृतिक तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ अन्य कारण भी हैं। प्राकृतिक रूप से महिला और पुरुष के रूप में कुदरत ने दोनों की कुछ शारीरिक बनावट में सामान्य अंतर किए हैं, वो असमानता है इसके आधार पर। ये तो प्राकृतिक। अब इस लैंगिक असमानता का दूसरा कारण है श्रम का लैंगिक विभाजन। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम का मतलब मेहनत यानी काम का लैंगिक विभाजन। आमतौर पर श्रम का लैंगिक विभाजन हमें समाज में देखने को मिलता है, हमारे चारों ओर देखने को मिलता है। ये हम देख सकते हैं महिला और पुरुष का, कि हमारे घर में भी हम देखते हैं घर के भीतर का सारा काम महिलाओं के जिम्मे होता है, घर के भीतर का काम, और बाहर का काम पुरुषों का होता है। भीतर का काम खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, झाड़ू पोंछा, खाना, ये बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सारे सामान्य काम हैं जो अपनी माताएं बहनें करती हैं। बाहर के काम, बाहर के उत्पादक कार्य, जैसे काम करने के लिए मजदूरी करना, नौकरी करना, ये प्राचीन काल से पुरुषों के हवाले किए गए। तो समाज में इस प्रकार का लैंगिक विभाजन जो है, श्रम का जो लैंगिक विभाजन किया गया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के साथ असमानता का, श्रम का लैंगिक विभाजन। अब हम प्राचीन मानसिकता के जो लोग हैं वो कहते हैं हर लुगाई बताइए छोड़ चापरी खड़ी नौकरी करवान जैसी करा काम कर। और लड़के के लिए प्रारंभ से ही, जन्म से ही ये सोचते हैं हम कि हाँ इसको पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है, आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है, कमाना है। यानी हम बच्चे के दिमाग में जन्म से ही महिला और पुरुष के रूप में उनके दिमाग में ये विभाजन जो है, श्रम का लैंगिक विभाजन है, ये तय कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि महिला है आपको ये करना है, पुरुष है आपको ये करना है। ये कारण है महिलाओं के साथ असमानता का। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा के कारण से और विकास के कारण से इन परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आया है, लेकिन मूल रूप से जड़ें अभी भी मौजूद हैं। यहीं पर इस श्रम के लैंगिक विभाजन में ही महिलाओं के साथ असमानता की जड़ें मजबूत हैं। दूसरी है महिलाओं की रूढ़ छवियां और भ्रांतियां। रूढ़ छवियां और भ्रांतियां। भ्रांतियों और रूढ़ छवियों में, जैसे हम, रूढ़ का मतलब होता है पुराना, प्राचीन काल से जो हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है। अब जैसे कोई काम करना है, लोग बताएंगे बस को काम को नहीं भाई, आदमी देखो आदमी ही कर सी,
यानी शारीरिक श्रम का काम होता है, या कोई डिसीजन मेकिंग का काम होता है, जैसे बाहर किसी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा हो रही है, किसी विशेष मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हो रहा है, उस पर महिलाओं की भागीदारी नगण्य मानी जाती है। उसके संबंध में हमारे मन में यह धारणा प्राचीन काल से बैठी रहती है कि नहीं नहीं, महिलाएं इस योग्य नहीं है। और भ्रांतियां हमारे दिमाग में पहले से, पुराने समय से, प्राचीन काल से कुछ कुरीतियों के रूप में या कुछ भ्रांतियों के रूप में हमारे दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं। जैसे भ्रांतियों का हमने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में भी एक बात पढ़ी थी महिला पुरुषों की इस असमानता के संबंध में, कि प्राचीन काल में भारत में क्या माना जाता था कि लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, शादी करते ही विधवा हो जाएगी। ऐसी भ्रांतियां समाज में प्राचीन काल से फैली हुई हैं। इन संभ्रांतियों के कारण से महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है, महिलाएं असमानता का शिकार हुई हैं, जबकि इनका किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। ये निराधार भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं। तो इन कारणों से महिलाओं के साथ असमानता हुई है। असमानताओं के मुख्य कारण प्रश्न बनता है पाठ में से, हमारे इस पाठ में से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 3 नंबर का प्रश्न अगर हम यहां देखें तो प्रश्न बनता है हमारा कि लैंगिक विभाजन या महिलाओं के साथ असमानता का कारण है। तो 3 कारण हम सामने देखते हैं। पहला कारण है प्राकृतिक, दूसरा कारण है श्रम का लैंगिक विभाजन, तीसरा कारण है महिलाओं के प्रति प्रचलित रूढ़ छवियां। पहला प्रश्न यहां आपका सामान्य सा प्रश्न है जिसका जनरली उत्तर हम समझते हैं, जानते हैं। अब देखो दूसरा, इसका प्रभाव क्या हुआ, लैंगिक असमानता और इसका प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में महिलाएं पीछे रह गई और पुरुष आगे निकल गए। अर्थात महिलाएं घर की 4 दीवारी में कैद हो गई और पुरुषों का सार्वजनिक जीवन पर कब्जा। आज भी कमोबेश कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये छवि और ये बात हमारे दिमाग में बैठी रहती है, पिन करती रहती है, और हमारे दिमाग में ये रहता है कि लड़कियों की बजाय लड़कों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है समाज में। अब इस कारण से, जैसे सार्वजनिक जीवन के जो कार्य हैं, इन कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में नगण्य है, न के बराबर है। महिलाओं को कहा जाता है कोई भी बात है, कोई भी काम है, चल घरा काम करो, आपन चौधर करवाई जरूरत को नहीं। तो ये जो धारणाएं हैं हमारी, इन धारणाओं के कारण से इसका प्रभाव ये हुआ कि महिलाएं असमानताओं का शिकार हुई। दैट्स क्लियर। ये अपना एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब महिलाओं में धीरे धीरे जागृति उत्पन्न हुई। धीरे धीरे महिलाओं में जब जागृति उत्पन्न हुई, महिलाएं पढ़ी लिखी, कुछ संपन्न परिवारों की महिलाएं पढ़ी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, प्राचीन काल में भी गार्गी, मैत्रेयी ऐसी महिलाएं, विदुषी महिलाएं हुई हैं, उन्होंने भी पढ़ाई की है, शास्त्रार्थ किया है, बड़े बड़े पंडितों को परास्त किया है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप था। फिर धीरे धीरे महिलाएं पढ़ने लिखने लगी। जब महिलाएं पढ़ने लिखने लगी तो उन्हें अपने अधिकारों की जागृति उनमें आई और उन्होंने अपने अधिकारों को जानने का प्रयास किया और अधिकारों की मांग करना शुरू किया। तो जब शिक्षा का विकास हुआ तो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसा मैंने आपको पिछले कक्षा में भी, एक दिन आपको पहले भी बताया था, पिछली कक्षा में बताया था कि पढ़ाई जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। जीवन में हर जगह पढ़ाई काम आती है। पढ़ा लिखा जो आदमी है वो हर क्षेत्र में आगे रहेगा। तो अब जब महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई की तो महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी हुई। जब अधिकारों की जानकारी हुई तो महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना प्रारंभ किया। और जब महिलाओं ने आवाज उठाई तो उनकी आवाज, कोई भी एक दबा कुचला समूह है या भेदभाव का शिकार जो समूह है वो आवाज उठाएगा तो अचानक उसकी आवाज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसको एक बड़े रूप में धीरे धीरे बढ़ते एक आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। और उस स्थिति में आंदोलन के जरिए जब वो अपनी बात समझाएंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। महिलाओं के साथ भी यही हुआ। महिलाएं जब पढ़ी लिखी तो धीरे धीरे वो उनका संगठन बना, समूह बना, उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया और उनके इस आंदोलन को कहा गया नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन यही अपना दूसरा 3 नंबर का प्रश्न बनता है। ये अगला क्वेश्चन बनता है कि नारीवादी आंदोलन क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या है। नारीवादी आंदोलन क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। तो नारीवादी आंदोलन वे
आंदोलन, परिभाषा इसकी ये बनेगी, वे आंदोलन जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करते हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, पुरुषों के बराबर, याद कर लेना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस पार्ट का। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करते हैं। वे आंदोलन जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करते हैं वो नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ये जो नारीवादी आंदोलन है, इनका उद्देश्य क्या है, अर्थात ये क्या चाहते हैं? उद्देश्य है इनका पुरुषों के बराबर अधिकार। पहला तो पुरुषों के बराबर अधिकार। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दर्जा ऊपर उठाना, शिक्षा को विकास, शिक्षा, रोजगार में बराबरी, शिक्षा को बढ़ावा, ये इनके उद्देश्य हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी, और पुरुषों के हर क्षेत्र में, हर जगह, हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग करते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न अपना यह है कि नारीवादी आंदोलन क्या है, इनके क्या उद्देश्य है, नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो नारीवादी आंदोलन जो है वो वे आंदोलन हैं या ऐसे आंदोलन जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करते हैं, वो नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं। इनका उद्देश्य है पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल करना, सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपने दर्जे को ऊपर उठाना, शिक्षा को बढ़ावा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और रोजगार में बराबरी का अधिकार। यह है अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न अपना यहां पर पूर्ण होता है कि इसमें नारीवादी आंदोलन क्या है और नारीवादी आंदोलन के उद्देश्य क्या है। तीसरा है, वर्तमान में महिलाओं के साथ किस प्रकार की असमानताएं होती हैं, या तो हम ये कह सकते हैं अथवा हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान में महिलाओं की या लैंगिक असमानता की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान में महिलाओं के साथ गैर बराबरी का व्यवहार कहां कहां देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति, प्रश्न यही बनता है, वर्तमान में महिलाओं के साथ असमानता किस किस क्षेत्र में है, महिलाओं के साथ असमानता। तो सबसे पहला क्षेत्र है, ये प्रश्न है अपना 3 नंबर का, वर्तमान में महिलाओं के साथ असमानता किस किस क्षेत्रों में देखने में मिलती है या महिलाओं के साथ होने वाली असमानता पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला है साक्षरता। हमारा पहला बिंदु है साक्षरता या पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में महिलाएं आज भी, जैसे हम वर्तमान में देखते हैं विकास के युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, फिर भी वर्तमान समय में भी 56-54 का आंकड़ा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76%, महिलाओं की साक्षरता 54%। अर्थात महिलाएं आज भी कम पढ़ी लिखी है। महिलाओं के पढ़ने लिखने के पीछे कई कारण है। महिलाओं को विद्यालय में कम भेजा जाता है, लोगों की रूढ़ जो छवियां हैं, भ्रांतियां हैं, लोगों की प्राचीन जो उदाहरणाएं हैं उनके कारण से। दूसरा, कुछ हद तक सामाजिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं। ये एक अलग बात है, समाज के लिए भी ये संदेश की बात है कि महिलाओं या छात्राओं या लड़कियों का उच्च शिक्षा में ना जाना, बहुत सारी लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के पश्चात विद्यालय छोड़ देती हैं। उसके पीछे कारण होते हैं कुछ असामाजिक तत्व है। लोगों के मन में डर कि लड़की है, कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, क्या हो जाएगा, कहीं उसके साथ गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो हैं उनके कारण से आज महिला शिक्षा जो है वो 54% है साक्षरता, और पुरुषों की साक्षरता है 76%। अब इसमें सामाजिक कारकों में एक सामाजिक कारक मैं आपको बता देता हूं कि सामाजिक कारक, कई प्रकार के सामाजिक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लोगों की सोच के साथ साथ कुछ समाज में असामाजिक तत्व भी होते हैं। असामाजिक तत्व यानी जो समाज के लायक नहीं है, जगह समाज में रह लायक नहीं, हर गांव में मिल सका।
गांव के मायने देखा करो, गांव में गलियां के मायने बैठा रहे, हर गांव के मायने 2-2 4-4 5-5 7-7 यहाँ का बैठा रहे असामाजिक तत्वों में। वहां को एक ही काम हुए, वह कहते चूतरा पर बैठा रहे कि गली के माए बैठा रहे, मुंह में पुड़िया खा ले, दिल बागर तानसेन को बोले चाल बोग, मुंह लाड़ पड़ बोग। वन लोगों ने देख रहे ज्यादा दुखी हुआ की जरूरत को नहीं। लड़कियों के लिए कह रहा हूं कि उन लड़कियों को उन्हें देखकर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वह कहीं है, वह बापड़ा आपकी जून काटे, गैल का जलम में वह कहीं कोई मोटर तलार मरेड़ा गंडक है, मोटर तलार गंडक मरगा जना की जोन तो पूरी हुई को नहीं, अरबन भी का जोन मिल गई जना पा गैल की जोन तो काटनी है, गंडक कीजिए तो वह गलिया में फिर भोग रहे, भी कीजिए वह बैठे आ रहे, भी गाड़ के आवाज का बाछा फट भोग रहे, तू 20 रुपया दे दे, तू 30 रुपया दे दे ले यार, बस शाम का लाल ढकन पीर बार गोड़ो करवा का हुए। इसलिए यहाँ का असामाजिक तत्व है जगह हूं आपने डरबा की कोई जरूरत नहीं, वह आपकी जोन काटे, गंडकिया जोन है, गैल की जलम में मोटर तलार काची मोत में रेड़ा गंडक है। ठीक है, तो इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ें। छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए वर्तमान समय को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप किसी प्रकार की घरेलू हिंसा का शिकार ना हो। और यदि आप नहीं पढ़ेंगे, लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर नहीं पढ़ोगी तो बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या कना कोई डॉक्टर कन जाओ लेने, बीमार होगी, हॉस्पिटल में दिखा रही, 12 कहीं बतलाओली, 7 कहीं को ली, बाड़ी देगी का नखरा काल फिर वहां पढ़ता आज नाड़ा तो देख पाना 1.5 घंटों बार उबो रहे, तो आज मन देखवा का 500 रुपया ले लिया। तो इसलिए ये की चीजों से बचवा के लिए थाने भी डॉक्टर बनना है, थाना भी इंजीनियर बनना है। तो अब देखो असामाजिक तत्व का बिंदु हुआ। इसके पश्चात साक्षरता। वर्तमान में हम ये देख रहे थे कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति यह है कि महिलाओं में साक्षरता की अब भी देश में काफी कमी है, 54%। हाँ, और दूसरी चीज ये भी देखो यहां पर कि जो साक्षरता है, साक्षरता जो है वो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, एक नंबर का प्रश्न भी आएगा अपने इस पाठ में से। तो भारत में पुरुष साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता, दोनों छोटे प्रश्न हैं, याद कर लेना अच्छी तरह से। 76% और 54% पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता को। अब देखो इसके पश्चात साक्षरता की स्थिति को देखने के पश्चात हम ये देखेंगे कि हमारे समाज में पितृ प्रधान समाज, ये दूसरी समस्या है महिलाओं की। पितृ प्रधान समाज, ये महिलाओं के साथ असमानता है। आज भी हम अमूमन सभी परिवारों में ये देखते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है परिवार में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में। ये हम आमतौर पर देखते हैं। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या, उच्च पदों पर महिलाओं की कमी। उच्च पदों पर महिलाओं में शिक्षा का विकास बहुत कम हुआ है, और हुआ है तो देरी से हुआ है, इसलिए अभी भी उच्च पदों पर महिलाओं की कमी है। महिलाओं की कमी, तो उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या अब भी कम है। इसके बाद अगला बिंदु है मजदूरी। मजदूरी का मतलब है समान काम के लिए महिला और पुरुषों की मजदूरी में अंतर है। समान काम के लिए महिलाओं को कम मजदूरी और पुरुषों को अधिक मजदूरी दी जाती है। आप मजदूरी का अर्थ यह नहीं है कि कोई कहीं पर सामान्य निर्माण कार्य पर जाने वाली कोई चीजों बाटा के ऊपर जा बड़ी महिला है भी नहीं कम मिला है, या नरेगा में जाए कि नहीं कम मिला है, या खेत में काम करे कि नहीं, हर जगह मौजूद है ये फर्क। आप कहीं भी देख सकते हो, सिनेमा में देखो, खेल में देखो, बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर यह भेदभाव मौजूद है। अब सिनेमा में आप फिल्में देखते हो, खूब देखते हो, फिल्मों में हमेशा हीरो की रेट ज्यादा होती है, हीरो को ज्यादा पैसा मिलता है। खेलों में आप देखो, क्रिकेट को देखो आप, सबसे पॉपुलर खेल है वर्तमान में भारत में, उसमें आप देखो कि पुरुष क्रिकेट जो है उसमें बहुत ज्यादा पैसा, और महिलाओं की जो क्रिकेट है वो भी बहुत अच्छा खेल रही हैं, वर्ल्ड कप भी जीत रही हैं, शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, फिर भी उनको कम पैसा मिल रहा है। आईपीएल को देख लो और महिलाओं का जो लीग मैच है उनको देखो, दोनों की तुलना करोगे तो आपको करोड़ों रुपए का फर्क आएगा दोनों की फीस में। मैच फीस में भी अंतर है। अभी तो हाल ही में कुछ समय पहले संशोधन किया गया है, महिला क्रिकेटरों की भी मैच फीस बढ़ाई गई है। लेकिन आमतौर पर हम देखें तो हर क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों में इस समान काम के लिए समान मजदूरी नहीं दी जाती है। इसके पश्चात एक सबसे बड़ी समस्या है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या,
आज भी लोगों में, आम जनजीवन में हम देखते हैं, सामान्यतः ग्रामीण या शहरी किसी भी परिवेश में आप जाकर के देखते हैं कि एक संकीर्ण मानसिकता बनी हुई है लोगों की। संकीर्ण मानसिकता जिसको हम कहते हैं छोटी सोच। संकीर्ण मानसिकता के चलते हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी होने वाली जो संतान है वो लड़का हो, लड़के की चाह। अब ये चाह तो उनकी होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि लड़का क्या करेगा। लड़के का जरूरी नहीं है सक्सेस ही होगा, डांकी भी छोरा ही दें, छोरियां तो कम से कम आर पट्टी तो करवा जाए ना। तो ये जो हमारे समाज की भावना है कि नहीं छोरो ही होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे समाज की, जिसके कारण से बहुत सी कन्याओं को, बालिका शिशुओं को गर्भावस्था में ही मार दिया जाता है। ये एक बहुत जघन्य अपराध है। इस अपराध के कारण से बालिकाओं की संख्या, हमारे देश की जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात बहुत कम हो चुका है। महिलाओं का अनुपात वर्तमान में भारत में 919, जिसको हम लिंगानुपात कहते हैं, 919, 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कन्या भ्रूण हत्या। और कन्या भ्रूण हत्या के कारण से ये लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। यहां हमारा 1 नंबर का प्रश्न बनता है भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है? 919। और इसके अलावा महिलाओं की जो अगली असमानता और समस्या है वो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न। हालांकि इसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम भी बनाया है, जिसके अनुसार अब कोई भी महिला यदि उसके साथ घर पर, कार्यस्थल पर, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है, कोई हिंसा होती है, उसको कोई समस्या होती है, तो उसके लिए वो पुलिस की सहायता ले सकती है, मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। महिला आयोग भी बनाया गया है जो उनकी सारी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उस पर उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। तो अपना 3 नंबर का प्रश्न यहां पूरा होता है कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ होने वाली भेदभाव या असमानताएं बताइए। तो आप सविस्तार आराम से बता सकते हैं। सामान्य सी चीजें हैं, साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की अपेक्षा कम है, पितृ प्रधान समाज है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका कम है, उच्च पदों पर महिलाएं बहुत कम पहुंची हैं, अभी मजदूरी, समान काम के लिए कम मजदूरी मिलती है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा समाज के लिए एक तरह का एक कलंक है, और घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की समस्याएं भी वर्तमान में मौजूद हैं। जो ये समस्या तो पढ़े लिखों की ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है घरेलू हिंसा की समस्या। इस प्रकार से हमारा ये 3 नंबर का एक प्रश्न पूरा हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीति में महिलाओं की स्थिति। लैंगिक असमानता की बात चल रही है, तो राजनीति में भी हम महिलाओं की क्या स्थिति है इसके संबंध में अगला प्रश्न और अपना अगला बिंदु देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है। सामाजिक क्षेत्र में हमने महिलाओं की स्थिति देखी है, राजनीतिक क्षेत्र में हम महिलाओं की स्थिति देखें। राजनीति में महिलाओं की स्थिति, वर्तमान में राजनीति में भी महिलाओं की स्थिति काफी निराशाजनक है, अर्थात महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम पाई जाती है। केवल यूरोपीय देशों में, कुछ स्कैंडिनेवियन देशों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक है, बाकी लगभग हर देश में, हर जगह पर, हर देश में ये महिलाओं की स्थिति जो है वो कमजोर पाई जाती है। औसत अगर हम देखें पूरे विश्व का, तो केवल 24% राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं के हाथ में है। अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है कि महिलाएं जो हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। नारीवादी आंदोलनों की सोच यह है कि जब तक महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होगा, सत्ता पर नियंत्रण हासिल नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं का निपटारा नहीं किया जा सकता, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल सकते। भारत में अगर हम देखें इस प्रतिनिधित्व को, तो भारत में केवल 14% के लगभग, 14.3% के लगभग ये प्रतिनिधित्व है। वो 14.3 प्रतिनिधित्व भी 2019 की लोकसभा में सर्वाधिक। ये देखो बेटा, इसका ध्यान रखना, 24% और 14.3% दोनों डाटा जो हैं इनको याद रखना। इसमें अपना 1 नंबर का प्रश्न भी साथ साथ चल रहा है। तो विश्व में औसत कितना है, राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, वो है 24%, और भारत में कितना है 14.3%।
हमारी वर्तमान लोकसभा में 14.3% महिलाएं हैं। अब इस प्रकार से महिलाओं की राजनीति में जो स्थिति है, इस स्थिति को और बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या प्रयास किए जाए। तो वर्तमान की स्थिति तो हमने ये देखी, इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि सत्ता पर नियंत्रण अगर होगा, सत्ता पर नियंत्रण महिलाओं का होगा तो महिलाओं की समस्याएं दूर होंगी। औसत देखें तो पूरे विश्व में 24%, भारत में 14.3%। और इसका उपाय क्या है, महिलाओं को आगे लाने का उपाय क्या है? इसके लिए निश्चित कर दिया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जैसा हमारे पंचायती राज में या स्थानीय स्वशासन में दिया गया। महिलाओं को आरक्षण हर क्षेत्र में, यानी हर जगह, MP, MLA, हर चुनाव में, और साथ कैबिनेट में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अगर ये उपाय किए जाएं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ सकता है। अन्यथा यदि कोई महिला बोले चुके किसी उच्च पद पर या प्रधानमंत्री तक के पद पर, जैसे महिला प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं, आयरन लेडी के नाम से जिनको हम जानते हैं, पहुंची हैं, तो भी पुरुषों का बोलबाला कैबिनेट में ज्यादा रहा है। तो कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री को भी नियंत्रित किया जाता है, उस पर भी अंकुश लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा रहा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना जरूरी है। ऐसा एक विधेयक आया भी था, महिलाओं को लोकसभा और राज्य अपनी विधानसभाओं में आरक्षण देने का, 33% आरक्षण देने का विधेयक आया था, लेकिन 10-15 वर्षों से लटक रहा है। अर्थात उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, वो विधेयक ही रह गया, कानून बना नहीं। क्योंकि मंत्रिमंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, हर जगह बोलबाला किसका है? पुरुषों का। तो ये लोग नहीं चाहते कि, क्योंकि पुरुष मानसिकता है, पितृ प्रधान समाज है और पुरुष मानसिकता है, इसलिए पुरुषों की मानसिकता यह है कि जितने दिन लटकता है उतने दिन लटकने दो, वरना महिलाएं और आगे आएंगी। तो इसलिए सिर्फ भाषणों में और किताबों में, इन्हीं में महिलाओं को आरक्षण देने की, महिलाओं को आगे लाने की बात की जा रही है। जब वास्तव में यहां पर ऐसा विधेयक लाया गया है तो इसको अभी 10-15 साल से कोई डिसीजन नहीं किया गया, पेंडिंग रखा गया, लटक रहा है। तो इस प्रकार से ये महिलाएं जो हैं वो राजनीति में वर्तमान में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है, इनको आगे लाने की आवश्यकता है। हाँ, तो अगला बिंदु है हमारा, वो है धर्म। ये लैंगिक मसले हमारे पूरे हो गए। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, दो बड़े प्रश्न इस बिंदु में से पुटअप होंगे हमारे, उनको हम देखेंगे। धर्म का मतलब है कि कुछ नैतिक नियम और आस्था के नियम जिन पर कोई व्यक्ति चल करके सद्मार्ग को अपनाता है और अपने जीवन की दिनचर्या को, जीवन जीने के तरीके को, सलीके को व्यवस्थित करता है। इसमें धर्म, दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म मौजूद हैं। सब में मूल आधार या मूल थीम को अगर हम देखें तो वो सारी नैतिकता की बातें बताते हैं। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से दुनिया में विभिन्न धर्म मौजूद हैं। इन धर्मों के आधार पर कई बार लोकतंत्र के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। ये समस्याएं क्या हैं, ये इस बिंदु में हम देखेंगे। तो धार्मिक आधार पर राजनीति में कहें या लोकतंत्र में कहें, सबसे बड़ी समस्या आती है सांप्रदायिकता। तो बिंदु आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? सांप्रदायिकता का मतलब हुआ कि किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी मांगों को दूसरे धर्म के लोगों के सम्मुख या विरोध में लाकर खड़ा कर दें और सत्ता का उपयोग भी किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध करने लग जाएं, तो ऐसी स्थिति को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। प्रश्न बनता है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है? सांप्रदायिकता और कारण, ये दो बातें इस प्रश्न में पूछी जाएंगी। तो 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, इसको हम पारिभाषिक रूप में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई धर्म खुद
खुद को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगे तथा अपने हितों को दूसरे धर्म के विरोध में खड़ा कर दे तथा सत्ता का उपयोग दूसरे के विरुद्ध करने लगे। तो ऐसी स्थिति को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सामान्य सी बात है, खुद के धर्म को अच्छा बताए, दूसरे के धर्म को बुरा बताए, सत्ता का उपयोग अपने धर्म के पक्ष में और दूसरे धर्म के विरोध में करे, तो इस स्थिति को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का कारण क्या है? सांप्रदायिकता के कारणों में पहला कारण है अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, एक चीज। दूसरा, दूसरे धर्म को नीचा मानना, दूसरे धर्म को नीचा मानना। इस प्रकार से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे धर्म को नीचा मानना और अपने धर्म के सभी सदस्यों के हितों को एक समान मानना, अपने धर्म के सभी सदस्यों के हितों को एक समान मानना। तो कारण जो है वो इस प्रकार से है, अपना श्रेष्ठ, अपना धर्म श्रेष्ठ, दूसरे का धर्म या दूसरा धर्म नीचा मानना, एक धर्म के लोगों का सामूहिक हित एक समान मानना, सामूहिक हित समान मानना, आपसी विचारों का कोई मोल नहीं, आपसी मतभेदों को दरकिनार करना। ये सांप्रदायिकता के महत्वपूर्ण कारण हैं। और यह समझना कि हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्म के या दूसरे समुदाय के लोगों का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। और फिर राजनीति में यह मानना कि दूसरे धर्म के लोग हमारे दूसरे धर्म के लोग नागरिक नहीं हो सकते, नागरिक नहीं हो सकते, हमारे देश के नागरिक नहीं हो सकते। ऐसी जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं के कारण से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे धर्म को नीचा समझना, सामूहिक हित, एक ही धर्म के लोगों के सामूहिक हित को समान मानना, आपसी मतभेदों को दरकिनार कर देना और दूसरे धर्म के लोगों को देश का नागरिक नहीं मानना, इन कारणों से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। प्रश्न 3 नंबर का बड़ा प्रश्न है, आसान प्रश्न है ये, जो कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता क्यों उत्पन्न होती है, या किस सोच के कारण से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। यह हमारा 3 नंबर का प्रश्न यहां पर पूरा हुआ। अब अगला जो प्रश्न है वो है, राजनीति में सांप्रदायिकता कौन कौन से रूप धारण कर सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बिंदु का। राजनीति में सांप्रदायिकता, राजनीति में सांप्रदायिकता कौन कौन से रूप धारण कर सकती है, किन किन रूपों में प्रकट हो सकती है। तो राजनीति में सांप्रदायिकता कई रूपों में प्रकट होती है। राजनीति में सर्वप्रथम इसका पटक्षेप धार्मिक पूर्वाग्रहों के रूप में होता है। सबसे पहला है धार्मिक पूर्वाग्रह। धार्मिक पूर्वाग्रहों में वही जो कारण मैंने आपको अभी बताया था, वही कारण है कि अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। लोगों के मन में यह धारणा बनी रहती है कि हमारा धर्म
श्रेष्ठ है अन्य धर्मों की मुकाबले, दूसरा धर्म हमारे धर्मों से नीचा है। और इस धारणा के कारण से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है और यही अभिव्यक्ति सांप्रदायिकता की राजनीति में होती है। राजनीति में इस प्रकार की अगर अभिव्यक्ति होती है तो फिर देश धार्मिक आधार पर चलने लग जाता है। देश का कोई एक धर्म राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने राष्ट्रीय धर्म, मुस्लिम धर्म को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। जैसा हमने पिछले उदाहरणों में पढ़ा था, श्रीलंका ने क्या किया, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म घोषित कर दिया। तो राजनीति में अपने धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है ये धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण से। तो धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना ये राजनीति में सांप्रदायिकता का एक रूप। दूसरा रूप राजनीति में हमारे सामने आता है, वो आता है बहुसंख्यकवाद, धार्मिक बहुसंख्यकवाद। धार्मिक बहुसंख्यकवाद, धार्मिक बहुसंख्यकवाद। तो धर्म के आधार पर लोग गोलबंदी करने लग जाते हैं, अपना ग्रुप बनाने लग जाते हैं और किसी एक धर्म का सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो सत्ता पर कब्जा किसी एक धर्मावलंबियों के द्वारा या एक मतावलंबी, एक संप्रदाय, एक समुदाय का समर्थन करने वाले लोगों का अगर सत्ता पर कब्जा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक लोगों के हितों पर कुठाराघात होता है। अल्पसंख्यक लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। और तीसरा इसका जो आधार है वो है धर्म के आधार पर गोलबंदी या सामूहिकता, धार्मिक गोलबंदी। धार्मिक गोलबंदी जो है वो राजनीति में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस सांप्रदायिकता का फायदा उठाने के चक्कर में धर्मगुरुओं का या धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर के वोट प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो ये राजनीति में सांप्रदायिकता की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। राजनीति में धार्मिक गोलबंदी के रूप में सांप्रदायिकता प्रकट होती है। चौथा बिंदु किस रूप में आती है? चौथा बिंदु आता है सबसे भयानक और सबसे गंदा रूप। सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप देखने को मिलता है हमें किस रूप में? हिंसा के रूप में। संप्रदाय और धर्म के नाम पर हिंसा, मारकाट, लूटपाट और आगजनी आदि घटनाएं बहुत सारे देशों में होती हैं, सभी देशों में होती हैं। इस चीज से हमारा देश भी दुखी है, हमारे देश में भी ये समस्याएं हैं। कुछ सालों पहले आपको याद होगा गोधरा में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी सांप्रदायिक दंगा हुआ था। राम मंदिर के संबंध में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस समय भी दंगा हुआ था। तो इस प्रकार से हिंसा का ये जो सांप्रदायिकता का राजनीति में प्रकटीकरण है, राजनीति में सांप्रदायिकता का ये रूप सबसे घिनौना रूप है, जिसमें संप्रदाय और हिंसा धर्म के नाम पर हिंसा की जाती है। ये चौथा रूप है। तो 4 प्रकार से राजनीति में सांप्रदायिकता प्रकट होती है। प्रश्न क्या बनता है? राजनीति में सांप्रदायिकता किस रूप में दिखाई देती है? तो 4 रूप आपको लिखने हैं। धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक बहुसंख्यकवाद, धार्मिक गोलबंदी और हिंसा। ये 4 प्रकार हमें राजनीति में देखने को मिलते हैं सांप्रदायिकता की। तो ये हमारा एक प्रश्न पूरा हुआ, राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीति में सांप्रदायिकता किस किस प्रकार से किन किन रूपों में प्रकट होती है। तो ये 4 रूप हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करें। यहां हमारा बड़ा प्रश्न है। अब इसके पश्चात यहां एक छोटा सा प्रश्न और बनता है, सच्चर कमेटी। भारत के संदर्भ में हम देखें तो सच्चर कमेटी बनी थी। ये कमेटी अल्पसंख्यकों के लिए बनी थी। अल्पसंख्यकों का अध्ययन करके रिपोर्ट देनी थी इनको। तो याद रखना, हमारा साथ में छोटा प्रश्न भी चल रहा है ना, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों का अध्ययन करने वाली या इनके बारे में जानकारी जुटाने वाली जो कमेटी थी वो कौन सी थी? सच्चर कमेटी, अल्पसंख्यकों के लिए बनी थी। अब इस कमेटी ने बताया था, इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी और जनगणना के अनुसार भी भारत में हिंदू जो है कम्युनिटी वो 80% के लगभग है और मुस्लिम कम्युनिटी है वो
14% के लगभग है धार्मिक आधार पर, और सिख कम्युनिटी 2%, ईसाई कम्युनिटी ये भी 2% लगभग हैं, लगभग। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न धर्मों की स्थिति है वो, और इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो अन्य 2%, तो 6% ये हो गए, 14% मुस्लिम हो गए, 80% हिंदू हो गए। यहां से भी अपना छोटा प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि धार्मिक प्रतिशत पूछा जा सकता है। इसमें मोटे तौर पर या आमतौर पर हिंदू मुस्लिम दो ही कम्युनिटी बड़ी है, इसलिए इन दोनों के संबंध में आप याद कर लेना। अब भारत, तीसरा प्रश्न इस सांप्रदायिकता के बिंदु में से हमारा जो प्रश्न बनता है वो है धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? शासन, और भारतीय संविधान में क्या होता है, और भारतीय संविधान में इसके लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं? भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है या धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, हम ये कह सकते हैं। और धार्मिक पूर्वाग्रह, भारतीय संविधान में इसके संबंध में, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है सीधे सीधे ये कि देश की सरकार द्वारा या सत्ता द्वारा, शासन द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना। राजकीय धर्म यानी देश का कोई एक धर्म घोषित नहीं करना, राजकीय धर्म को के रूप में बढ़ावा नहीं देना, यह धर्मनिरपेक्ष शासन की या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। किसी देश द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता या बढ़ावा नहीं देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म के संबंध में गांधी जी, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी का विचार था कि धर्म और को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति में धर्म अनिवार्य चीज है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी कोई एक धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं कहा था। उनका अर्थ ये था, कहने का मतलब ये था कि धर्म द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों से प्रेरित राजनीति होनी चाहिए, यानी राजनीति में भी धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य होने चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। तो धर्मनिरपेक्ष शासन को अपनाया गया, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन अपनाया गया। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी शासन द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना। अब हमारे संविधान के में हम देखें तो संविधान में भारत को पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, धर्मनिरपेक्ष। दूसरा, हमारे संविधान में उपबंध किया गया है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और धार्मिक समुदायों में समानता के लिए दखलंदाजी करने का अधिकार देता है। धार्मिक समुदायों में समानता लाने के लिए, समानता के लिए शासन को हस्तक्षेप करने की छूट देता है। शासन का हस्तक्षेप कैसे? जैसे किसी एक धर्म के भीतर किसी प्रकार की कोई असमानताएं मौजूद हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म में छुआछूत मौजूद है। छुआछूत, हिंदू धर्म में सती प्रथा मौजूद थी, अब नहीं है, सती प्रथा मौजूद थी। तो इस प्रकार से छुआछूत की जो समस्या है उसको मिटाने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। छुआछूत करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित हालांकि पहले ही किया जा चुका था, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी एक आध घटनाक्रम ऐसा हुआ तो सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सती प्रथा को पूरी तरह से बंद किया। तो किसी धर्म के आंतरिक मामलों में भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है
हालांकि संविधान में किसी धर्म के मामले में छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं दिया है, लेकिन अगर धर्म के भीतर मामलों में कोई व्यक्ति असमानता का, भेदभाव का शिकार होता है तो वहां प्रशासन को हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, जैसे छुआछूत के मामले में। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में हम देखें तो अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाया था कि धार्मिक हिसाब से जो तलाक लेने की जो प्रक्रिया है कि 2-3 बार तलाक 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 बोलने से तलाक मान्य हो जाएगा, इस प्रक्रिया को गलत ठहराया था। तो इस प्रकार से कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर किसी धर्म में कोई असमानता, कोई भेदभाव या कोई कुरीति अगर प्रचलित है तो उसे दूर करने के लिए हमारी जो शासन है, हमारा जो संविधान है, वो सरकार को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक संस्था, धर्म और संस्कृति, धार्मिक संस्था और धर्म का प्रचार आदि की छूट देता है सबको। ये अधिकार देता है। मूल अधिकारों में ये अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था खोल सकता है, चला सकता है अपने धर्म के हिसाब से, और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। कुल मिलाकर ये 4 बंद किए गए हैं हमारे संविधान में। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? वो देश के द्वारा किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना, ये तो धर्मनिरपेक्ष शासन है। भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है। धार्मिक समुदायों में समानता के लिए शासन को हस्तक्षेप की अनुमति देता है। धार्मिक संस्थाओं और धर्म के प्रचार की छूट देता है। ये हमारे संविधान में उपबंध किए गए। हाँ, तो अब अपना तीसरा जो बिंदु है वो है जाति। जाति के आधार पर विविधता या विभाजन। जातिगत विभाजन दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाया जाता है, केवल भारत में जातीय विभाजन पाया जाता है। ये एक विशेष बात है कि भारत में जातिगत आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात विभाजन पाया जाता है। समाज में प्राचीन काल से ही जातिगत आधार पर एक व्यवस्था, भारत के प्राचीन हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समुदाय अलग का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और जातिगत विभाजन किया गया है, समाज का श्रम विभाजन किया गया है। अब ये इसकी विशेष बात यह है कि इसमें जो पैसा है, पैसा का मतलब जो काम है, उस काम को ही विभाजन का आधार मान लिया गया है। काम के आधार पर विभाजन है और उसको रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है, उसी के अनुसार उनके रीति रिवाज तय होते हैं। अब प्राचीन काल में अगर हम देखें तो ब्राह्मण जो वर्ग है उसका पढ़ना और पढ़ाना ये कार्य तय किया गया था। क्षत्रिय रक्षा करना, सुरक्षा करना, और वैश्य व्यापार करना, शूद्र इन तीनों की सेवा करना, अर्थात छोटे मोटे कार्य जिनको ये तीनों वर्ण जो हैं वो नीचा मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जातीय विभाजन था। ये धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कार्य के आधार पर थी। अब धीरे धीरे इसने जड़ता प्राप्त की और जातिगत विभाजन का रूप धारण कर लिया। और इसमें अगड़ी और पिछड़ी या ऊंची और नीची जाति का भेद हो गया। इस जाति को सबसे नीचा माना जाने लगा। शूद्र वर्ग में जो लोग आते हैं उनको सबसे नीचा माना जाने लगा। अब ये जो भेदभाव है वो हमारे भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए प्रयास भी किया गया, सरकार द्वारा भी प्रयास किया गया। ऊंची नीची जातियों का जो फर्क है ये प्राचीन काल में बहुत ज्यादा था। वर्तमान में शिक्षा का प्रसार हुआ है तो शिक्षा का प्रसार और विकास और शहरीकरण ये एक बड़े कारण रहे
जिनके कारण से ये जातिगत भेदभाव कुछ कम हुए। प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो ये जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा थे। आम भाषा में अपन कहते हैं तो ऊंची जातिगार, नीची जातिगार, ओपलाणु है, ओ ये है, और उच्च जाति के जो लोग थे वो अपने साथ उठने बैठने में, रहने में, खाने पीने में, ऐसी दिनचर्याओं में या ऐसे कार्यों में नीची जाति के लोगों के साथ नहीं रहते थे। तो अब इस प्रकार से हम देखेंगे जाति व्यवस्था के आधार पर भारत में जो विभाजन है उसको हम पढ़ेंगे। अब जाति के आधार पर जातिगत विभाजन का कारण मैंने आपको बता दिया कि मूल रूप से वर्ण व्यवस्था के कारण से शुरू हुआ था, और अब इसको आगे हम देखेंगे कि जातिगत असमानताएं जो हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जातिगत विभाजन या असमानताओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जातिगत असमानताओं की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कि एक ही जाति के लोग अपने आप को एक ही समुदाय का सदस्य मानते हैं। पहली विशेषता है कि एक ही जाति के लोग अपने आप को एक समुदाय का सदस्य मानते हैं, एक ही समुदाय का सदस्य। और दूसरा है कि समुदाय का गठन जाति के आधार पर ही हो सकता है। समुदाय का गठन जाति के आधार पर, एकमात्र आधार मान लिया जाति के आधार पर समुदाय का गठन। तीसरा, अन्य जातियों में रोटी बेटी का संबंध नहीं, रोटी बेटी का संबंध, रोटी बेटी का संबंध निषेध। और रोटी बेटी का संबंध निषेध, और ये संबंध, रोटी बेटी का संबंध निषेध का मतलब है दूसरी जाति के लोगों को ऊंचा या नीचा मानना, उनके साथ खाना वाना रहना, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना। और दूसरी है बेटी का संबंध का मतलब हो गया कि दूसरी किसी जाति में इसके साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना। तो ये जातिगत। और फिर इसमें इसकी विशेषता है एक छुआछूत। छुआछूत का मतलब ऊंचा नीचा मानना, कुछ जातियों को ऊंचा मानना और कुछ जातियों को नीचा मानना। ये जातिगत विभाजन या भेदभाव की विशेषताएं हैं। तो ये हमारा एक प्रश्न बनता है 3 नंबर का यहाँ पर कि भारत में जातीय विभाजन पर प्रकाश डालिए, जातीय विभाजन या जातिगत विभाजन का की विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एक ही जाति के समुदाय जो है सदस्य हैं वो एक ही समुदाय के सदस्य माने जाते हैं। समुदाय का गठन जाति के आधार पर होता है, माना जाता है। रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है, इनमें निषेध होता है, छुआछूत, और दूसरी जाति को अलग मानते हैं। दूसरी जातियों को अपने समुदाय का सदस्य नहीं मानते, समुदाय का सदस्य नहीं मानते। तो इस प्रकार से है, और इसमें छुआछूत या ऊंच नीच माना जाता है। ये जातिगत विभिन्नताओं की विशेषताएं। ये हुआ अपना प्रश्न। अब राजनीति में जाति और जाति में राजनीति, ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले भी बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। राजनीति में जाति की भूमिका, जाति की भूमिका बताओ, ये प्रश्न बन गया। तो अब राजनीति में जाति की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है और क्या भूमिका होती है। तो इसमें राजनीति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहला तो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति के आधार पर उम्मीदवार उतारती हैं, जाति के आधार पर उम्मीदवार, ये राजनीति में स्पष्ट अभिव्यक्ति है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों में सत्ता प्राप्ति की होड़ होती है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र, उसमें जातिगत समीकरण राजनीतिक दल जो है वो पार्टियां वो पूरी हाथों पर गिन के रखती हैं किस क्षेत्र में कितनी जाति के वोट हैं, इसके इतने वोट हैं, इसके इतने वोट हैं, ये इस जाति के उम्मीदवार को अगर हम खड़ा करेंगे तो ये जीत सकता है, ये हार सकता है। तो इस प्रकार से जाति के आधार पर उम्मीदवारों को खड़ा करना, ये जाति की राजनीति में अभिव्यक्ति है। पहला बिंदु कि जातिगत आधार पर उम्मीदवारों को खड़ा करना। दूसरा है जातिगत भावनाओं को उकसाना, जातिगत भावनाओं को उकसाना।
ये भी राजनीतिक पार्टियों का काम है। राजनीतिक पार्टियां जातिगत भावनाएं उकसाती हैं और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं। जातिगत भावनाओं को उकसाती हैं और जातिगत गोलबंदी करती हैं। जाति के आधार पर गोलबंदी करती हैं। गोलबंदी का मतलब है लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं, समूह बनाती हैं। जाति के आधार पर गोलबंदी करना। तो इस प्रकार से जाति की जो अभिव्यक्ति है राजनीति में, जाति की अभिव्यक्ति इन 3 रूपों में हो सकती है। जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े करना, जातिगत भावनाओं को उकसाना, जाति के आधार पर गोलबंदी या समूह बना करके अपने पक्ष में वोटों को खींचने का प्रयास करना। ये एक जाति में या बहुत सारी जातियों को अलग अलग तरह से वादे करके और लोगों को जाति की दिमाग में एक स्पेशल फ्रेमवर्क बना करके कि आप इस जाति के लोग हैं, इन जिस जाति के लोगों का भला सिर्फ हमारी ही पार्टी करेगी, और इस आधार पर उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यह राजनीति में जाति की भूमिका है। अब दूसरा हमारा बिंदु है वो है जाति में राजनीति। जाति में राजनीति। अब भारत का जो समाज है वो पूरा का पूरा समाज जातियों में बटा हुआ है। अब जातियों में बटा हुआ समाज जो है वो अब वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन पद्धति में यह प्रयास करता है कि हमारी जाति का सत्ता में वर्चस्व रहे या सत्ता पर कब्जा रहे। हर जाति ये प्रयास करती है, हर जाति अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो जातियां हैं राजनीतिग्रस्त हो गई। राजनीतिग्रस्त, हर जाति अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ाने की, ऊंचा दर्जा हासिल करने का प्रयास करती है। तो इस प्रयास के चलते जाति में भी राजनीति हावी हो गई। तो अब इसके लिए क्या किया जाता है? हर जाति में राजनीति, सत्ता पर कब्जा, सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास। हर जाति ये चाहती है कि हमारा सत्ता पर कब्जा हो। तो इस प्रकार से जाति में राजनीति घुस जाती है। दूसरा, कोई भी एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए अन्य जातियों को साथ जोड़ने का प्रयास करती है। अन्य जातियों को साथ जोड़ने का प्रयास करती है। साथ जोड़ना किसके लिए? वोटों के लिए। वोट के लिए अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से जाति में राजनीति, राजनीति में जाति, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और तीसरा इसका जो बिंदु है वो है कि इस प्रकार से वोट की राजनीति के चलते सभी जातियां राजनीति में हिस्सेदार बनने का प्रयास करती हैं। बनने का प्रयास। तो अब देखो प्रश्न हमारा ये 3 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यहां पर पूरा हुआ। 3 बिंदु इसके, 3 बिंदु इसके। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। राजनीति में जाति तो कैसे? राजनीति में तो जाति कैसे? जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़ी करती हैं पार्टियां, जातिगत भावनाओं को उकसाती हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए, और जाति के आधार पर गोलबंदी की जाती है। जाति में राजनीति कैसे अभी हुई? हर जाति अपने आप को राजनीति में अपना कद बढ़ाने का प्रयास करती है, तो इस सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करती है। अन्य जातियों के साथ सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए अन्य जातियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, और इसी होड़ में सभी जातियां लग जाती हैं कि राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़े, हमारा थोड़ा बहुत वर्चस्व बने। अब जातिगत ये जो राजनीति है, इस राजनीति के संदर्भ में हमारे आम जनजीवन में, आम लोगों में ये धारणा बन गई है कि चुनाव सिर्फ जातियों का खेल है, जाति की राजनीति है। ऐसी जो धारणा है, ये धारणा सही है या गलत है, इसका विश्लेषण करना भी हमारा काम है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं, एक प्रश्न भी बनता है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि क्या राजनीति जातियों का खेल है? बिंदु दे दिया। ये आपको स्व विवेक से उत्तर लिखने का प्रश्न है बोर्ड के हिसाब से कि क्या राजनीति
जातियों का खेल है। क्या? राजनीति जातियों का खेल है। इसके पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तार्किक प्रश्न है। क्या राजनीति जातियों का खेल है? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भूमिका तो होती है महत्वपूर्ण, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि राजनीति केवल जातियों का खेल है, जातीय समीकरण के आधार पर चलती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके विपक्ष में तर्क देने हैं आपको, पक्ष में नहीं, विपक्ष में। तो इसके विपक्ष में आप क्या तर्क देंगे? यदि राजनीति केवल जातियों के आधार पर चलती तो भारत में कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जिसमें किसी एक जाति का बहुमत हो। तो किसी क्षेत्र में, किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक जाति का बहुमत नहीं है, जाति का बहुमत नहीं है। और यदि कहीं पर एक जाति का बहुमत है तो हर पार्टी उसी जाति का, यानी एक ही जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देगी। इस पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं ना, एक ही जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देगी कि हर पार्टी एक ही जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देगी। इस पर कोई चुनाव आयोग की पाबंदी नहीं है कि आप इस जाति का, एक पार्टी ने इस जाति का कर दिया तो दूसरी पार्टी दूसरी जाति का करेगी। तो यदि किसी भी क्षेत्र में किसी जाति का बहुमत है या थोड़ा बहुत संख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में सारी पार्टियां जीतने के लिए उसी जाति के उम्मीदवार खड़ा करती हैं। और तीसरा है कि यदि अगर अकेली जाति के आधार पर राजनीति तय होती तो सत्ताधारी पार्टी कभी हारती नहीं, जबकि सत्ताधारी पार्टी जरूरी नहीं कि हर बार जीते। केंद्र में लगातार दो बार बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, यानी सत्ताएं बदलती रहती हैं। और जो सत्ताधारी पार्टी के, जीतने वाली पार्टी के जो लोग हैं वो भी अगले चुनाव में हार जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में कभी भी सरकार दोबारा नहीं बनती, एक बार कांग्रेस की आ गई, दूसरी बार बीजेपी की आ जाती। तो इस प्रकार से सत्ता केवल जातियों का खेल नहीं है, इसमें जाति की भूमिका हालांकि बहुत बड़ी है, हो सकती है, लेकिन अकेली जाति के दम पर पूरी राजनीति को हम तय नहीं कर सकते। तो ये हो गया राजनीति जातियों का खेल है, इसके विपक्ष में तर्क। अब हालांकि जातिगत आधार पर जो राजनीति है, ऐसी जो राजनीति है, इस राजनीति के नुकसान भी बहुत हैं। इसका नुकसान क्या है? इससे मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है, मूल मुद्दे भटक जाते हैं। कैसे? जैसे विकास का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, ये मुद्दे छोड़ करके जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए किसी भी बिंदु को कहीं से उठाकर कहीं पर ले जाते हैं। जैसे आजकल के न्यूज चैनल के संबंध में आपको एक बात बता देता हूं कि मेरे को अचानक याद आई कि मूल मुद्दे से कैसे भटकते हैं। आजकल आप जब शाम को टेलीविजन पर न्यूज चैनल देखते हो ना, तो न्यूज चैनल पर क्या किया जाता है? बहस शुरू की जाती है। 3-4 मुर्गे बैठा दिए जाते हैं। पुराने जमाने में जो मुर्गे लड़ाते थे ना राजा, उस तरह से मुर्गे लड़ने का काम करती है। 3-4, एक टोपी लगा करके मुस्लिम बना के बैठा दिया, मुल्ला जी बना दिया, दाढ़ी बना के, एक को तिलक लगा करके हिंदू बना दिया, एक को सरदार जी बना दिया, एक को कोई और गले में वो डाल करके ईसाई बना दिया, जो उनका क्रॉस बना था ना ईसाई धर्म का। और 4 धर्मों के 4 लोगों को बैठा दिया, उनको आपस में लड़ाने का काम शुरू कर दिया। मुद्दा कहां से शुरू होता है और कहां चला जाता है पता ही नहीं। यानी जैसे उदाहरण के लिए मुद्दा शुरू क्या होता है? गरीबी रेखा पर बहस करना शुरू करते हैं। गरीबी रेखा पर बहस शुरू करते हैं। बहस शुरू किस पर हुई? गरीबी रेखा पर। और बहस को वो 4 मुर्गे बैठ करके और एक एंकर उनके बीच में माइक लेकर के, छड़ी लेकर के तैयार खड़ा रहता है, और इस मुद्दे को भटका करके कहां ले जाते हैं? रेखा की गरीबी पर, रेखा की
गरीबी पर, गरीबी रेखा से शुरू करके रेखा की गरीबी पर ले जाते हैं। अर्थात गरीबी रेखा का मतलब पूरे देश से स्टार्ट किया और किसी एक व्यक्ति पर ले जाकर के इसको केंद्रित कर दिया। अर्थात इसको मेरा कहने का अर्थ है कि बहस को भटकाने का काम, मूल मुद्दों से भटकाने का काम किया जाता है आजकल के न्यूज चैनलों के द्वारा भी और राजनीतिज्ञों के या पार्टियों के द्वारा भी। तो मूल मुद्दों से भटका दिया जाता है ऐसे जातिगत सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर। इस प्रकार से ये मुद्दों से, हाँ एक छोटा प्रश्न और याद आया मैंने आपको, जब ये गरीबी रेखा का नाम आया, गरीबी रेखा को अमूमन हम कहते हैं बीपीएल, बिलो पुअर लाइन, यानी गरीबी की रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे हमारे साथ में 1 नंबर का प्रश्न और है ना, तो इसमें कुछ मानक तय किए गए हैं जिनके आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए 327 रुपए और 455 रुपए पर मंथ। ये तो किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र में, और ये है शहरी क्षेत्र में। एक दूसरा जातिगत आधार पर अपने एससी, एसटी और ओबीसी, इनका परसेंटेज। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वो है 41%, एससी में 16.6%, अर्थात अनुसूचित जाति की श्रेणी में जितनी जातियों को शामिल किया गया है उनकी संख्या है 16.6 और एसटी में है 8.6%। 16.6 एससी, एसटी में 8.6, ओबीसी में 41। तो ये जो प्रश्न है इसमें से भी आपको छोटा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। इस प्रकार से हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ। 4 नंबर का पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है और छोटे और बड़े प्रश्न दोनों इसमें से याद करने हैं। धन्यवाद।